बात होती है कि भाई मकान जिनका लोन चल रहा है, हाँ वो बेचारे कोई फांसी खा जाए, कोई नुका बस में तो मर गया बचा लो। तो मैंने जैसे राजौंद का एक वासी है, मैं भी राजौंद से ही हूँ, मैंने अभी चैनल खोले था, तो इसको मैंने आज से 6 महीने साल पहले बोल दी थी बात, 13 मकान लोन नू का नू रुकवा दूंगा। हाँ। लेकिन इसने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये परेशान था। हाँ। परेशान आदमी को कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ। तो आज वही बात आ गई है कि आपके पास मौका मिल गया, पहुंच गया आज। तो आज ये भी साथ में आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे जी? देखो भाई, पहली बात तो यह है कि पागल जो है ना वो कौन है, जिन्होंने गल पाली है, जिन्होंने बात पाली है। जिसने बात मिल जाए समझो पागल। पागल तो बात तो पागी खैर हमने के असल मसला के है, चाल के रहा है और होना के चाहिए, यह तो पता लग गया। तो पागल तो अच्छी बात है खैर कोई अगर कह दे तो, बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा शाणे तो फिर दुखी रहे हैं, ज्यादातर हमने देखा है, और दुखी हुए शाणे तो पागले हैं जो राजी रह सके, राजी मतलब लट खा के भी खुश सिर्फ पागल हो सके। पागल ना टेंशन तो हाँ, टेंशन को नहीं, सारे का पागल है। हाँ, तो इसी तरीके से रही बात भाई वाले मकान की बात रही, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने साथियों को भी बता रहा था, शिमला में हमारी ट्रेनिंग में एक साथी था जो 1500 रुपये उधार लेके, 1000 रुपये घरवाली को दे के और 500 रुपये रस्सी के बचा कर रस्सी लेकर आत्महत्या करने जा रहा था। जो कह रहा है मेरे पे गलती से बटन दब गया वो, और मैं गले में रस्सी डाल ली, तब आपकी आवाज़ सुनी। और वह बात बाय चांस 1-2 मिनट सुनने के बाद मैं वो कर्जे पे मुद्दे पर थी, तो मैंने सोचा ना सुन लूँ पहले, और सुनने के बाद बोले आज मैं आपके मोर्चे में हूँ, नहीं तो मैं आज मर चुका होता। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी, जिनको लगता था कि यार ज़िंदगी अब कुछ नहीं बची है और अब तो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। उन लोगों ने जब मोर्चे की बात सुनी और ये रुपए वाले मसले पर देखा कि बैंकों ने कितना फ्रॉड लोगों के साथ किया हुआ है, ये डिजिटल करेंसी, CBDC और जो लोन की प्रक्रिया और क्रेडिट कार्ड, ये कैसे पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। बल्कि एक बैंक मैनेजर मेरे को अभी बोल रहा था, बोला अगर चुकाया नहीं जाता तो कर्जा क्यों लिया। तो मैंने कहा कि अगर चुकाया ना जाए तो कर्जा लेना अपराध है क्या? तो उसने बोला हाँ फिर अपराध है। तो मैं कहा फिर एक बार जाके नरेंद्र मोदी से ये पूछ ले कि इस देश के ऊपर 255 करोड़ रुपए का जो 255 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा तने कराया है, यो 255 लाख करोड़ रुपए का कर्जा क्या गिरवी रख के लिया है, और तेरे से इसका इंटरेस्ट, इस तेरे से छोड़ इससे पहले की सरकार थी कांग्रेस की, 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, मतलब पूरे 70 साल में 55 लाख करोड़, और ईब हो गया 256 लाख करोड़। तो ईब हमने न्यू पूछा कि जब 55 लाख करोड़ का ही ब्याज नहीं दिया जा रहा था भारत पे, ईब 256 का भी नहीं दिया जा रहा है, तो जब ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है तो ये चुकता कैसे होगा? और मैंने आज TV9 भारत पे मतलब न्यूज तो सारे देखे ही हैं, तो अब प्रदूषण मुक्त करने के लिए और लोन ले लिया, $4 मिलियन अभी लिया है, ताजी 2700 करोड़, 2700 लगभग 2700 करोड़ वर्ल्ड ऑर्डर से लिया है। हाँ। न्यू पूरा देश, पूरा वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कब्जे में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकिन समझते को नहीं है लोग। हम तो पागल है लेकिन मारते भी लोग पागल है, पूरा वर्ल्ड के कब्जे में है। ये जो आज भी गुलाम है, ये जो देश तो ज्यादा है नहीं exactly। लेकिन लोग नहीं, मैं आपको बताऊं ना, हमारा देश आजाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा देश कभी गुलाम हुआ ही नहीं था। मैं आपको ये बता दूं, पहले हमारा देश गुलाम था ऐसा केवल हमको इसलिए बताया जाता है ताकि हमारी अगली पीढ़ियों के पास गर्व करने लायक कुछ भी ना बचे। ये बताया जाता है कि जो रेलवे है ये अंग्रेजों ने बनाया था, ये जो महल है ये मुसलमानों ने बनाए थे, मतलब ताकि आपका जो बच्चा है और मेरा बच्चा है वो समाज में खड़ा होकर ये ना बताए कि मेरे पुरखों ने क्या बनाया था। इसीलिए इतिहास के साथ ये छेड़खानी की गई थी, इसीलिए ये गुलामी और आज़ादी वाला प्रोपेगेंडा रचा गया था, और इसीलिए हम लोग इस जनता सरकार मोर्चा की लड़ाई को दोबारा से आज़ादी की लड़ाई बोलते हैं। क्योंकि अगर वो आज़ादी की लड़ाई थी तो फिर ये भी आज़ादी की लड़ाई है। अगर आज हम गुलाम नहीं हैं तो फिर 1947 से पहले भी हम गुलाम नहीं थे। क्योंकि जो गुलामी और आज़ादी की जो परिभाषा है वो ये रहती है कि आप अपनी मर्जी से काम करते हो या किसी और की मर्जी से, आपकी व्यवस्था को कोई और देखता है या हम देखते हैं। तो अगर मैं 1947 से पहले की बात करूं तो भारत के गांव में, जैसे 47 से पहले की छोड़ो, यहाँ तक कि अंग्रेजों के बनाए हुए इस
अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, मैं संविधान को अंग्रेजों का बनाया हुआ इसलिए बोलता हूं कि ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको बाद में संविधान का नाम दिया गया, जिसके ऊपर संविधान सभा की मोहर लगाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका बनाया गया सभापति, और फिर उसके बाद आगे चले। तो मैं जब ये इसको देखता हूं कि 1980s के दौर में पैदा हुए हम जैसे लोग, और जिन्होंने अपनी पढ़ाई 80s के दौर में करी है, वो देखते थे कि उनके गांव में पुलिस वाले एंटर करने से पहले गांव के एक आदमी से पूछा करते थे कि तुम्हारे गांव में आना है, हम आ सकते हैं क्या। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यवस्था हमारे गांव में हमारी मर्जी से चलती थी, उस व्यवस्था को वैसे ही तोड़ा गया जैसे आज आदिवासियों की व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। तो मुझे ये समझ में आया कि रियलिटी में गुलाम अब होने वाले हैं हम। बिल्कुल, मतलब अभी जैसे आपके जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ये नहीं होगा, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ये नहीं होगा, आधार नहीं होगा तो ये नहीं होगा। यानी आपको जीने के लिए जरूरी चीजें भी केवल तब मिलेंगी जब आपके पास उनका बनाया हुआ कोई कागज होगा, यानी आप किसी और की मलकियत होंगे, आपके ऊपर किसी और का अधिकार रहेगा, तब आप जो है वो जी सकते हैं। ऐसा इन्होंने व्यवस्था बनाई है। तो असल जो लड़ाई है ये अब शुरू की गई है बेसिकली कि ये आज़ादी की लड़ाई, कि हम अपनी व्यवस्था चाहते हैं जिस व्यवस्था के ऊपर लड़ रहे हैं। और रही बात कर्जे की, तो बैंकिंग इस दुनिया में मानव के साथ, मानवता के साथ किया गया आज तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो बैंकिंग फ्रॉड से इस देश को मुक्त कराने की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा के इन जैसे साथियों ने ले ही ली है। और मुझे लगता है जल्दी ही हम सब लोगों को, हर किसान को और हर व्यक्ति को जिसका भी मकान, दुकान, घर, ट्रैक्टर, कार लोन पर है, उनसे मुक्ति दिला देंगे। मतलब और मैं जी जब कोरोना आया था तो मैं ना दिल्ली जा रहा था। कोरोना लाया गया था जी, मतलब झूठा। एक हाथ झूठा जी। तो मैं दिल्ली जा रहा था सदर बाजार में जी, ट्रेन आने वाली थी। तो मेरे साथ में मेरी मम्मी भी थी, माता एक्सपायर हो गई थी, अब 2023 की बात है जी, एक्सीडेंट हो गया था। नारा सेरा चौंकी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी न्याय नहीं मिला मेरे को, मिलेगा ही नहीं। ठीक है जी। तो क्या होया, तो मैंने ट्रेन टिकट लेने लग रहा था, टिकट लेना, वो बोला भाई मास्क लगा। मैं मास्क तो मैं लगांदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं वीडियो देखता था आपकी, मेरे पास नोटिस था मौके पे। मैं बोला मैं नहीं लगांदा, तना टिकट देनी नहीं देनी। वो बोला उन्होंने जी अनाउंसमेंट कर दिया भाई प्रशासन आया जाए। मैं वहाँ था भज्जा, मैंने ट्वीट किया उसमें रेल मंत्रालय में, भाई मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पे टिकट लेनी थी, और ऐसे उन्होंने बोला मास्क लगा, मैंने मास्क लगा, मैं टिकट नहीं ले रहा हूँ, इसका जिम्मेदार प्रशासन है, ठीक है। तो मैंने तो मेरे पास उन्होंने भेजा, तो मैंने जी मर तक कौन पकड़ा था, फिर मैं पकड़े नहीं गया। तो कहने का मतलब ये सब एक 2017 में वैक्सीन बन गई थी, ना मैंने वैक्सीन लगा रखी एक भी, ना मैंने लवाई। सरकारी में जो है ना, ये लग रही है जो टिक्का लगा हुआ है, तो टिक्का लगा आशा वर्कर वाली, मैं उनका बोलिया महा जी आप लिख कर दे दो, मैं टिक्का लगा। मेरे मम्मी पापा को मैंने टिक्का नहीं लगवाया। पूरा जो मैं बोलूँ सब तो ज्यादा राजौंद में सारा ने पता ही बोल रहा है, मैं दबकाया दूँ सारे ने, कोई हो जाए, मैं डरता नहीं किसी तभी। मतलब आपकी वीडियो देख कर और जागरूक करना चाहूँ मैं, मेरे राजौंद वासी के हैं जो, मैं उन तक कह करता भाई आप जागरूक हो, लेकिन मन भी पागल कहूँगा, फिर तो पागल तो कहेंगे। लेकिन आप देखने लगे, आज मौका मिला मैंने कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और राजौंद में राम रतन है जिनका जो मकान है वो बोली होने वाली है परसों को, और उसका मकान अब उसकी जो ताला लग रहा ताला तोड़वाया जाएगा, और जनता सरकार मोर्चा के तहत तोड़वाया जाएगा। कौन सी जगह पे है ये? राजौंद में है जी। राजौंद में कहाँ पे? राजौंद में पेगा रोड, जो मेन राजौंद में सरकारी हॉस्पिटल है, उसके पास में ना गली मेन रोड जाता है, वो पेगा वाला रोड बोलते हैं उसको। तो उस पे इन मकान पे लोन लिया था, लोन ऑलरेडी ये भर भी चुका है पैसे उसमें से। तो ये मरने वाला था, सच्चाई है जो बात। ये दारू पीने लग गया, सारी चीजें सब ऐब हो गया, परेशानी। मैंने इसको 6 महीने पहले बोली थी बात, मैं तेरे को मैं बचा दूंगा तो साथ चल, तेरी गौर नहीं करी ना, तो परेशान आदमी कैसे गौर करेगा। तो वही बात है, आज मौका मिला है तो ये पहुंच गया ना भाई। एक बस परमात्मा ने ये दूसरा जन्म, मैं ये कहता हूँ भाई, एक तो जितने भी लोग हैं और किसान हैं पूरी दुनिया में और पूरे भारत में जितने लोग हैं जो कर्जे की वजह से कोई सुसाइड ना करो। सुसाइड मतलब मेरे राजौंद में एक ताऊ का लड़का है हमारा, ये भी ताऊ का लड़का ही है मेरा, मेरी बरादरी से, प्रजापत समाज से। तो उसने जी फांसी खा ली थी रात ना, उन्होंने फाइनेंस ले रखा था। तो हमारे गांव में जिस तरह एक राजपूतों भी लिया था, पंडिता का भी था,
तो उसने वीडियो में बात उसका नाम नहीं ले पाया, हालांकि उन्होंने ले रखा था, लेकिन वो बीजेपी सरकार में था उसका पापा, लेकिन राजौंद प्रजापत समाज इकट्ठे होकर यहाँ पे आए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वह आज तक तो भी नहीं मैं हुई आपको है, बताऊं, वो तो चला गया। देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब तक प्रजापत ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मण जाटों के लिए और जाट प्रजापतों के लिए मतलब ऐसे आपस में एक दूसरे के लिए नहीं बोलना चालू करेंगे, एक तो तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो बोल लूँ जी, ठीक है, मतलब एक तो मैं ये बता रहा हूँ पूरे समाज को, आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पूरे समाज को बता रहा जो हूँ। गलत है उसको गलत गलत बोलो, कहो, चाहे वो किसी के साथ हो रहा हो, बात खत्म बस। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जो आप सब लोगों के लिए मैं बता दूं कि कोई भी साथी, कोई भी किसान या किसी ने किसी से प्राइवेट फाइनेंस ले रखा हो या किसी ने सरकारी बैंक से, या सरकारी क्या नाड़ा नकली हो, सरकारी तो है नहीं है, प्राइवेट बैंकों से ले रखा हो या किसी ने स्मॉल फाइनेंस से ले रखा हो, किसी ने गाड़ी ले रखी हो या घर का हो, किसी भी चीज़ का हो, भाई लोन चुकता कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये तो है बाद की बात। पहले नंबर पर ये करो कि सुसाइड मत करो। बस। सुसाइड करने से पहले जनता सरकार मोर्चा के किसी भी साथी से मिल लो, और नहीं भी मिलते हो तो 76 96 62 और 76 56 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आपके पास एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, उस मैसेज में अपनी सारी जानकारी हिंदी में भर दो कि भाई मेरा न्यूरनू कर्जा है, आपका कर्जे कैसे देना है, आपने बैंक को कैसे आवेदन देना है, आपको कैसे उससे बात करनी है, वो सारी का लिंक आ जाएगा आपके पास। उसने लेकर बैंक वाले तक सिर्फ इतना कह दो, भाई मैं तेरे सारे रुपये देने तैयार हूं, एक एक रुपया मेरे पे ले जा, जिस दिन इन मेरी बातों का मैंने संतुष्ट करने वाला जवाब दे जा और पैसे ले जा। क्योंकि बैंक ने आपके साथ फ्रॉड किया है, पूरे देश के साथ फ्रॉड किया, पूरी बैंकिंग सिस्टम ने, इसीलिए आप लोग कर्जा नहीं चुकता कर पा रहे हो, और ज्यादातर लोग चुकता नहीं कर पाएंगे, ये भी तय है आने वाले टाइम में। कैसे कर पाएंगे जी, जब लोन ले लिया 20 लाख का और दिहाड़ी करने लग रहे हो 500 रुपया की, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोन तो चुकता होता ही नहीं। पूरे देश के साथ ऐसा है। 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं बढ़ रही है ये बात। मैंने 20 बार लोगों को बोल लिया अपनी, वो इसलिए नहीं बढ़ रही ना, मैं बताऊं आपको। हाँ। क्योंकि आपको जब पहली बार पता लगा तो आपको भी झटका लगा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं वो रुपया जो रुपया होया करता था, और उस रुपए से ये रुपया कैसे बना ये भी नहीं आपने देखा। आपने क्या देखा कि 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का चेक और 1 रुपए का डिजिट। अब आपने डिजिट बनता देखा, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, पहले जितने 20 रुपए का चाहे तो नोट दे दो या 20 सिक्के दे दो या 20 रुपए ट्रांसफर कर दो, आपको चिप्स का पैकेट मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि 20 रुपए ही वैल्यू है इस डिजिट की। तो अपनी अगली पीढ़ी इस 20 रुपए की डिजिट को ही रुपया मानने लग जाती है। ऐसे ही हमने कागज के नोट को और सिक्कों को रुपया मानना चालू कर दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। और हमारे बुजुर्ग जो थे वो इतने समझदार थे, लेकिन इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनके कानूनों को पढ़ के बता सके कि ये नोट जो है ये वादा है, ये रुपया नहीं है। 100 रुपए का नोट मतलब 100 रुपए देने का वादा जो गवर्नर ने किया है आरबीआई के, और वो आपका रुपया रखा है आरबीआई में गवर्नर में सोने के रूप में। और वो सोने का स्टैंडर्ड जो है, वो रुपए का जो स्टैंडर्ड है, वो रुपए का स्टैंडर्ड है 15 रुपए का 1 तोला सोना। जब 15 रुपए छापता है बैंक तब छाप सकता है जब उसके पास 1 तोला सोना होता है, तो 15 रुपए छपता है। लेकिन अब क्या करता है कि 15 रुपए को इन बैंक नोट की कीमत बना दी 1 तोले सोने की, मान लो उन्होंने 1.25 लाख रुपया। तो अब जैसे ही आप 1 तोला सोना रखते हो, बैंक ने छापना था 15 रुपया, वो छाप लेता है 1.25 लाख रुपया और फिर दे देता है उसको कर्जा। मतलब 1.25 लाख रुपए के नोट छाप के और 1.25 लाख रुपए को कर्जे के रूप में दे देता है। तो असल में 15 रुपए हैं देश के पास, और कर्जा दे दिया 1.25 लाख का, वो कभी वापस आएगा ही नहीं। एक और बात है जी, जितने भी जैसे मेरे राजौंद में इतनी ब्रांच खुल गई, गोल्ड लोन की, मतलब अपना भारत सोने की चिड़िया बोलते थे। सोना अब उनको चाहिए। ज्यादा जो सोना है वो भारत के पास नहीं है, वो अमेरिका के पास है। जो सोना है वो सारा सोना ले गए। आजकल तो अमेरिका के पास भी नहीं है। अभी आने वाले टाइम में ये डॉलर खत्म होने वाला है, मैं आपको बताऊं। हाँ। और जब डॉलर उड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक सरकार लाने की योजना चल रही है, उसी के तहत डॉलर का उड़ना तय है। तो डॉलर भी, सोने की बैकिंग अभी बहुत कम है डॉलर के पास भी।
और सारा सोना असलियत में रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास है। जो सारी बैंकिंग और जितने भी सेंट्रल बैंक और फेडरल बैंक हैं, जितने आरबी रिजर्व बैंक हैं, उनका जो मालिक है वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है। उसी रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने बैंकिंग शुरुआत की थी। डेविड रॉथस्चाइल्ड जो उनके 16 परिवार है जो ये ना, एक ही परिवार है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। जो 13 परिवार हैं वो चलाते हैं पूरी दुनिया की सारी व्यवस्था को। 13 एक परिवार। हाँ 13 परिवार हैं वो। और वो लोगों में से जैसे एजुकेशन, साइकोलॉजी और पेस्टिसाइड, यूरिया और फार्मा कंपनी चलाता है रॉकफेलर। और ये रुपए का जो मसला है, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, उसको संभालता है रॉथस्चाइल्ड। और बाकी के जो कोई रबड़ का उद्योग, कोई लोहे का, कोई उसका, वो संभालती है बाकी की 11 फैमिलीज। और इन सारी फैमिलीज ने मिलकर के 3 कंपनियां बना रखी हैं, एक ब्लैक रॉक और एक वैनगार्ड। उनकी इन्वेस्टमेंट है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, नंदन नीलकेणी, विप्रो, अजीम प्रेमजी, इन सब की कंपनियों में। यानी इनडायरेक्टली इन कंपनियों के मालिक भी वही हैं। मतलब एक और बात है, जैसे गरीब आदमी है, हाँ, आप गरीबी तो है, हाँ, सारे मिडिल क्लास है। अपना जिस तरह लोन ले लिया, अपने तो ऊपर पुलिस आ जाएगी, लठ मारेगी, सारा का अपना कब्जा कर लेगी, लेकिन इनके पीछे माफ हो जाए। हाँ, देख लो फिर ये फंडा क्या है, मतलब इनके तो पीछे माफ हो जाए, अपने उन देखो नहीं। 24 लाख करोड़, आप यकीन करिए 24 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पिछले 3 साल में माफ किया उद्योगपतियों का। और अपना कोई 14 लाख नहीं होता। ठीक है, हाँ 14 लाख छोड़ो, आपका तो 140 रुपए माफ करवा के दिखा दो आप। माफ नहीं होंगे। आपको उसके लिए भी कॉल आएगी जी, आपके 140 रुपए पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने मैसेजेस आ जाएंगे, परेशान कर देगा। बात यह है वो माफ नहीं हुए हैं। असल में उद्योगपति भी वैसा ही आवेदन लगा के देते हैं जैसे आपा दे वहाँ। अच्छा जी। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो नु कहते हैं कि देखो देवेंद्र बलारा जो बोल रहा है कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, हाँ। उसकी बात को कोई नहीं मानता क्योंकि उसको पागल डिक्लेयर कर रखा है। पागल डिक्लेयर कर लेकिन गौतम अडानी अगर ये कह दे कि ये नोट गलत छाप के मेरे को दे रखे थे, तो गौतम अडानी की बात को पूरा देश मान लेगा। तो इसलिए गौतम अडानी सिर्फ एक आवेदन लगाता है कि नोट बताओ असली थे कि नकली थे, चुपके से माफ कर देते हैं, माफ हो देता है। ये ऐसा नीचे ही नीचे उंगल करते हैं। ये फंडा ही है, किसी को भाई उसकी बात तो उसकी जानकारी है। हमारे पे से आवेदन बनवाया हुआ उन्हें, कदम सोच रहे हो यार, हम तो इसलिए बनवा रखे उनके आदमी, आगे बनवा के लेके जाओ भाई साहब। बड़े बड़े हीरे व्यापारी लगवा के गए सूरत से, नरेंद्र मोदी एक खास आदमी हमारे पे बनवा के लेके जाओ, बीजेपी के अधिकारी बनवा के लेके जाओ और वह अपना माफ करवाओ उस आवेदन के दम पे। और हम तो विजय माल्या को भी मैसेज कर रखा है कि इंग्लैंड बैठने की जरूरत नहीं है, तू आ जा, तेरा आवेदन अब जनता सरकार मोर्चा लगा देगा, तो 8,000 करोड़ रुपए हम देंगे, तू आ। तो एक बार आकर लड़ तो सही, कोई एक आदमी बोलने वाला तो। जितने भी गरीब आदमी हैं जिनके लोन पड़े हैं, भाई मेरा मकान गिरवी नहीं हुआ, तो सारे माफ हो जाएंगे। एक बार जुड़ जाओ आप, बस जुड़ो। तू नाटक दिखाता आप, मैं चैलेंज दे रहा हूँ गौतम अडानी को, वो कह दे कि उसका आवेदन नहीं लगा हुआ जनता सरकार मोर्चा से, मैं बता दूंगा उसने। देख लो आप, ओपन चैलेंज है। बाकी एक और बात है जी, जिस तरह ग्रामवासी है, नगर पालिका खुलन लायक, जिस तरह नगर पालिका बन गया है, ये पीछे मतलब सरकारी कर्मचारी है, पीछा लाग रहे लपेटन, मतलब गांव में कामों को नहीं हो रहा है। जिस तरह मेरा राजौंद है, हमारे वहां पे ना अब उन्हें वो धरना टेक रखा था, ये 82-83 दिन हो गए जो धरना टेक रखा है। वे 6 MC है, वे कहा है भाई SIT की जांच होनी चाहिए, और SIT की जांच नहीं हो रही है क्योंकि जो अधिकारी है ना, वे कहते हैं कि ऊपर से टीम नहीं, कैथल की टीम भेज दी। जब SIT की जांच ऊपर से होनी चाहिए, हमें टीम भेज दिया कैथल का, तो उनका धरना बैठ दिया 2-4 दिन हुए है। मतलब धरने पे बैठने के लिए भी प्रशासन से हमने परमिशन लेनी पड़ेगी, ये कोई कानून है क्या? देखो मैं आपको बताऊं, ये जो धरने थे ये चालू हुए थे, ज्यादातर धरने चालू हुए थे इमरजेंसी के बाद जी। इमरजेंसी आई, लोगों को अपनी ताकत का एहसास आया, और उसके और फिर JP आंदोलन आया जी। जयप्रकाश के आंदोलन ने जनता को यह बताया कि तुम्हारी ताकत बहुत बड़ी है। तो कुछ लोग जब आंदोलन करते थे तो फिर सरकार को सुननी पड़ती थी। अब उस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने फिर ये ट्रेड यूनियन बनाई, टीचर्स की यूनियन बनाई, लेबरर की यूनियन बनाई, मजदूरों की, और बहुत सारी यूनियन बना करके इन्होंने फिर एक तरीका निकाला कि इन यूनियनों को खत्म कैसे किया जाए। इन यूनियनों के पदाधिकारियों को खरीद लो, उनके घरवालों को, उनकी घरवालियों को, पुत्रवधुओं को नौकरी दे दो, उनको कोई बड़ा ठेका दे दो, उनको ओबलाइज कर दो ट्रांसफर करने में, या फिर बाद में अगर वो नहीं मानता है तो उसी की इस यूनियन में से एक और यूनियन निकाल दो, यूनियन तोड़ दो, पहले वाला तो बिक गया है, नई वाली यूनियन ओरिजिनल है। ऐसे तरीके उन्होंने खूब निकाले यूनियनों को तोड़ने के, संगठनों को तोड़ने के, और वो कामयाब हुए उसमें।
जिसकी वजह से अब पूरा समाज संगठित नहीं है। मान लो टीचर यूनियन में जाओगे ना, एक टीचर यूनियन हुड्डा की बनाई हुई है, एक टीचर यूनियन चौटाला की बनाई हुई है, एक टीचर यूनियन कांग्रेस की बनाई हुई है, एक बीजेपी की बनाई हुई है, और एक टीचर यूनियन एससी की है, एक टीचर यूनियन ओबीसी की है, एक टीचर यूनियन प्राइमरी की है, एक हाई की है, एक सीनियर सेकेंडरी की है, एक लेक्चरारा की है। ऐसे ही किसान यूनियन जाके देखोगे, या किसान यूनियन बीजेपी की है, या किसान यूनियन कांग्रेस की है, या किसान यूनियन फलाने की है, या किसान यूनियन टिकैत की है, या किसान यूनियन सब की ऐसे है। और ऐसे ही ओबीसी की भी है, संघ की भी किसान यूनियन है, आरएसएस की भी किसान यूनियन। तो ऐसा करके उन्होंने सब जगह अपने अपने आदमी घुसा दिए ताकि ये समाज के भरोसे को तोड़ते रहे और यूनियनों से भरोसा टूटता रहे। मान लो अपने मोर्चे में कोई दूसरी पार्टी का आ जाए, कोई बीजेपी का आ जाए, वो उसका दम घुट जाएगा, भाग जाएगा। कोई कांग्रेसी आएगा, उसका भी थोड़ी देर में हम उड्डा ने कहते हैं कि यू भी साड़ा बिका हुआ है, फिर वो भाग जाएंगे। फिर किसी ने कहता है, फिर कोई आम आदमी पार्टी वाला होगा, हम बता देंगे अरविंद केजरीवाल ने यो नाश कर रखा है, वो भी भाग जाएगा। तो कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा हो माना तो देख के भाग जाओ। इसीलिए हमने संगठन को ऐसा विस्तार रूप नहीं दिया। तो ये जो यूनियन बनी थी, यूनियन तो तोड़ी थी, इसकी वजह से समाज का जो धरना देने वाला एक वर्ग था वो अब कमजोर हो चुका है। अब जो लोग धरना दे रहे थे, जिनकी समस्या है, उनकी बजाय उनकी समस्या को जब दूसरा समाज उठाएगा कि तुमने इनके साथ अत्याचार क्यों किया हुआ है, तब जाकर के हम लोग बच पाएंगे। इसलिए आप ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि धरने से आप इस समाज, इस सरकार को झुका सकते हो या आंदोलन करके आप झुका सकते हो। हाँ, सरकार अपनी यूनियन से खुद आंदोलन करवा के जिसने कोई प्रोपेगेंडा लागू करना है, उस प्रोपेगेंडा को लागू तो कर सकती है अपनी यूनियन से प्रदर्शन करवा के कि मान ली इस यूनियन की बात। वह यूनियन की बात नहीं थी, वह समाज की बात नहीं, वह उनकी यूनियन की बात थी। अदरवाइज समाज को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। रही बात एमसी की, मैं 2-3 बातें बता देता हूं आप लोगों को। जितने भी पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनने लग रहे हैं और जितने भी गांव को शहर या नगर पालिका के अंदर लेने लग रहे हैं, नगर पालिका स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम की किसी कॉरपोरेशन के अंडर जा चुकी है। अब आपके पैसा जो है वो कंपनी को जाता है और आपने कभी देखा नहीं होगा जाके राजौंद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस स्मार्ट सिटी के अंडर आती है और वो किसके प्राइवेट कंपनी के हाथ में जा चुकी है और जमीनें किस प्राइवेट कंपनी को जाएंगी। एक बार चेक करना, रिसर्च, आपको पता चलेगा। असलियत में प्राइवेटाइजेशन के लिए घरों की और जमीनों की, खेतों की जमीन को भी प्राइवेट हाथों में देने के लिए स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था। और स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली एक कंपनी है। जैसे करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करें ना, तो करनाल में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसको 10 लाख रुपए से शुरू किया गया था। आज के टाइम पे 200 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी हो चुकी है। जितने भी पार्किंग लॉट हैं, जितने भी पैसा आता है, जितना भी टैक्स आ रहा है, वो सारा वहां जमा हो रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। एक्चुअली हमारा प्रशासन धीरे धीरे जो है जनता के प्रशासन से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअल गुलाम अभी हम होने वाले हैं। एक और बात है जी, जिस तरह राजौंद वासी है या कोई भी ग्राम वासी है, आप आसपास जहां नगर पालिका है, जैसे मैं हूँ, मेरी गली में नाली सफाई करने नहीं आते, टैक्स मेरा फिर भी देना पड़ेगा, मना है चाहे कुछ हो जो, टैक्स मेरा ब्याज भी मैं आपको एक बात लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आने वाले टाइम में सफाई करने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला, आपका इलाज करने वाला या आपके लिए कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो सैलरी लेता है, उसको गांव से भगाना पड़ेगा। नौकर को गांव से, समाज से भगाना पड़ेगा। उसके बिना आप इस समाज को नहीं बचा सकते। ये काम जो पैसे लेके करते हैं, जो नौकरी पे करते हैं, वो लोग हुई, उन्होंने ही समाज को बर्बाद किया है। वही कारण है इसके। सैलरी के चक्कर में ही आपको वैक्सीन लगाई गई थी, सैलरी के चक्कर में ही आपका गांव का स्कूल बिका है, सैलरी के चक्कर में ही डीसी आपका सत्यानाश कर रहा है, सैलरी के चक्कर में ही बैंक वाला आपकी जमीनों को हड़प रहा है, सैलरी के चक्कर में ही डॉक्टर जो है वो आपको बेवजह काट रहा है। प्राइवेट अस्पताल में अगर डॉक्टर को नौकरी करनी है तो उसे बिना वजह की दवाइयां रिकमेंड करनी पड़ेंगी, बिना वजह के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो ये सैलरी ही आपके समाज को तोड़ने का जरिया है। जैसे सरकारी लग रहा है, हाँ। और वो जो समाज गिल्ला लगा बोले तेरी नौकरी खत्म, वो इसी चक्कर में इसीलिए डरता है, वो डरता है, फिर वो समाज को बर्बाद करने के चल पड़ता है। उनने फिर वो कह जावा कि मन्ना मेरे तो मतलब है, समाज का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल इसी वजह से तो ये जैसे कि हमने किसी घर का ताला तोड़ दिया और आप लोग कह रहे हो कि वकीलों से ये समाधान नहीं होगा, क्या हम कोर्ट में जाएं या ना जाएं? नहीं, देखो, जब आपके पास समाज नहीं है अभी फिलहाल, तो आपके पास कोर्ट के अलावा दूसरा रास्ता फिलहाल नहीं है।
मैं आपको बताऊं। और वकीलों से समाधान नहीं होने का मतलब है, मैं वो फाइनल समाधान की बात कर रहा हूँ, जो आप रिट लगाने की और बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी तो गांव के लेवल पे तो आपको वो जमानत तो लेनी ही पड़ेगी ना फिलहाल तो। हाँ, सेटलमेंट तो करो आप, सेटलमेंट में तो आपके पास बस की बात है तो करो जरूर। कितने परसेंट होती है जी सेटलमेंट आप लोगों को? अभी कैथल में 8-8 लाख रुपए के जो ट्रैक्टर्स की कीमत थी वो 50-50 हजार में, 40-40 हजार में सेटलमेंट कर रहा है खुद बैंक। वो तो जी एक व्हीकल है। और सेटलमेंट नहीं कर रहा वो, बल्कि एनओसी दे रहा है। तो एक मिनट, तो ये बात कहना चाह रहा है, जिन ट्रैक्टर पर लोन है 8 लाख रुपया का, तो वो बैंक अब 50,000 रुपया में एनओसी देने लग रहा है। तो ये सारा एक सिस्टम है, तो वो समझना पड़ेगा हर किसी ने। तो जैसे जी डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी की टीम में जुड़ने के लिए, जेएसएम में जुड़ने के लिए, तो क्या कुछ कैसे जुड़ेंगे? देखो, हमसे जुड़ने का एक तरीका है बस। हाँ जी, हमारी 3 दिन की एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है जी। उस 3 दिन की ट्रेनिंग में पहले आप अपना दिमाग मतलब जो है लेकर के आइए, अपनी स्कीम अपने पास रखिए, और पहले 3 दिन हमको सुन लीजिए हम क्या चाहते हैं, हम कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं। जी जी, यदि आप भी वही चाहते हो तो आप ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन एक और और बात है जी, यदि आप कुछ और चाहते हो तो फिर आप दूसरे किसी संगठन को ढूंढ ये भी लीजिए। कहते हैं, पब्लिक कहती है कि आप घर से फालतू क्यों फिरने लग रहे हो, आपका क्या मकसद, आप क्यों फिरने लग रहे हो, ये भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी बताइए ताकि उनको पता लगे भाई आप क्यों फिरने लग रहे हो। मैं सन 2016 में मेरे पास 500 एप्लीकेशन आई जब मुझे 100 बच्चों को पढ़ाना था। आप भी सरकारी थे ना जी? मैं सरकारी टीचर था, सरकारी 2012 में टीचर। छोड़ दी थी मैंने नौकरी। जी जी, फिर 16 में मेरा एक इंस्टीट्यूट मतलब उसके बाद मैं चंडीगढ़ जाके अपना इंस्टीट्यूट खोला था, जहाँ मैं बच्चों को तैयार किया करता था। माँ बाप मुझे कागज़ पे लिख के दे दो कैसा बच्चा चाहिए, इसके दिमाग में से क्या निकालना क्या डालना, वैसा बच्चा मिल जाएगा। 2 महीने में आपको 5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। मेरी 2 महीने की फीस 5 लाख रुपए थी। ठीक है। मैंने 100 बच्चे लेने थे, जो मैं 2016 वाली बात बता रहा हूँ, जी, और 500 एप्लीकेशन थी मेरे पास, और मैंने सबसे एडवांस भी ले लिया 2-2 लाख रुपया। 2 करोड़ रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया। जी, अचानक से मेरा बेटा जो था वो आया पब्लिक टॉयलेट से, और उसने मुझे बताया कि वहाँ एक भैया जो है ना, एक डॉक्टर भैया, इंजेक्शन लगा के सो गए। तो मुझे लगा कि ये नशेड़ी किसी बच्चे की बात कर रहा है। फिर एक दूसरा बच्चा भी वहाँ ऐसे ही गिर गया। मैं थोड़ा चिंतित हुआ और मैंने अपने डीएसपी से बात करी, जिसका बच्चा मेरे पास पढ़ता था। उसने कहा कि भाई ये तो और जगह जाएगा, तो यही करेगा। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैं कहा पूनम तेरे पास 2 चॉइस हैं, एक मैं इस बच्चे को 50-100 करोड़ रुपया, 200-200 करोड़ रुपया कमा के दे जाऊं। इंस्टीट्यूट पे मुंह मांगी कीमत देने को माँ बाप तैयार हैं। बिल्कुल तो जी, मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोल के अगर 100-50 ब्रांच खोल लूँगा तो हज़ारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है। ये बिजनेस बहुत टॉप क्लास है, लोग पागल भी हैं अपने बच्चों के लिए, और मेरे जैसा टीचर इनको मिलना भी नहीं। बिल्कुल जी। तो एक ऑप्शन है कि मैं 50-100 करोड़ रुपया तुम लोगों को दे जाऊं, घर दे जाऊं, टॉप क्लास जगह एक फार्म हाउस दे जाऊं, और बच्चा हमारा नशेड़ी बच्चों की संगत में आ जाए। क्योंकि समाज में अगर नशा होगा तो मेरे बच्चे को भी नशा मिलेगा, बिल्कुल समाज में अपराध होगा तो उसको अपराधी मिलेंगे, समाज जैसा होगा मेरे बच्चे को वैसा समाज मिलेगा। बिल्कुल है जी। तो एक रास्ता है कि मैं अपने बच्चे को पैसा दे जाऊं और नशेड़ी बना जाऊं, और दूसरा रास्ता है कि मैं अपने बच्चे को समाज दे जाऊं, तो उसके लिए मुझे पैसा त्यागना पड़ेगा। तो पत्नी मेरी समझदार थी, वो बोली कि बच्चा सुरक्षित होना चाहिए, पैसा तो बाद में भी कभी कमा लेंगे, पैसे का क्या, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, वैसे पैसा कमा तो लेती है, बिल्कुल पैसा ऐसी तो बात आपकी। पैसा का क्या है, बिल्कुल जी। पैसा नॉट ए बिग डील, समाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन फिर मैंने सभी पेरेंट्स को बुला के सबके 2 करोड़ रुपया वापस करके जिनसे ले रखे थे, और मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया कि कोचिंग सेंटर ये कोड हैं, और अब मैं अपने बच्चे को एक बेहतर समाज देने के लिए काम करूँगा। तब मैंने गांव-गांव जाना चालू किया। तो 9 साल से मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ कि लोग, ऐसी ही सोच रखने वाले लोग जो अपने बच्चे को एक बेहतर समाज देना चाहते हैं, वो आ जाओ, उन्हीं की खोज में मेरी दौड़ है। जी जी। तो देख रहे हैं आप कि जो कहते थे कि अपने लिए फिर रहे हैं, तो अपने लिए नहीं, ये समाज के लिए है। क्योंकि ना अपने लिए तो फिर रहा हूँ मैं, अपने बच्चे को ही बेहतर समाज देने के लिए फिर रहा हूँ। फिर वही तो, अपने बच्चे सारे अपने हो गए जी। हाँ, बच्चे तो अपने हैं ना सारे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि समाज आपका ही तो बच्चा अपना अगर नशेड़ी होगा तो वो कल को मेरे बच्चे को ही नशा बेचेगा। फिर वो इसीलिए मैंने अपना बच्चा बचाना है, तो आपका बच्चा हो गया बचाना तो पड़ेगा। आपका ही है। हाँ, समाज तो समाज आपका ही है, और हम आपके हैं। मेरे बिना समाज नहीं, समाज के बिना मैं नहीं। वही बातें हैं। तो आप देखने लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को घर तक पहुंचा दें, जो मैं घर तक, ताकि सब बच्चों को, जैसे सारे बड़के के मुंह पे मोदी है ना, मोदी मोदी,
तो डॉक्टर देवेंद्र बनारा भी होना चाहिए। एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके अंदर तहकीकात करो, नेट पर जाओ, क्या देखना है, किस तरह है, जो सारे बालक लीडर इंडिया चैनल का नाम है अपने का। भारत समझ की पाओगे। हुंकार है, जनता ही सरकार है, और जनता भारत सरकार की है, हुंकार है, जनता ही सरकार है। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैंकों की जो गुंडागर्दी है वह नहीं चलेगी। तो इनका जो